सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो हजारों साल पहले इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। एक महान सभ्यता जिसके शहर आज भी रेत के नीचे दबे हैं और जिसके रहस्य आज भी इतिहासकारों को चुनौती देते हैं। तो चलिए, आज साथ मिलकर उस खोए हुई दुनिया के दरवाजे खोलते हैं। लेकिन इस खोई हुई दुनिया को समझने से भी पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। आखिर ये सभ्यता होती क्या है? मतलब हम किसे कहते हैं एक सिविलाइजेशन? वो कौन सी चीजें हैं जो किसी समाज को महान बनाती हैं? तो जरा सोचिए, एक सभ्यता का ब्लूप्रिंट क्या होता है। देखिए, जानकारों के मुताबिक कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसे एक सरकार होनी चाहिए, कोई शासन व्यवस्था, शहर, वो भी पूरे प्लान के साथ बसे हुए, तरह तरह के क्राफ्ट्स, इंडस्ट्रीज और हाँ, देश विदेश में फैला हुआ एक तगड़ा व्यापार। फिर आती है लिखने की कला, मतलब अपनी कोई लिपि, एक अलग कल्चर और सबसे जरूरी इतनी खेतीबाड़ी कि अपने बड़े बड़े शहरों का पेट भर सकें। तो बस इन्हीं पैमानों पर हम अपनी आज की कहानी की सभ्यता को परखने वाले हैं। तो सवाल ये है कि इस महान खाके में हमारी कहानी कहाँ फिट होती है? जब दुनिया मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताओं को देख रही थी ना, ठीक उसी वक्त भारतीय उपमहाद्वीप में एक और जबरदस्त सभ्यता फल फूल रही थी। और ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी। ये अपने समय की न सिर्फ सबसे बड़ी बल्कि सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक थी। तो अब वक्त आ गया है इस महान सभ्यता के दरवाजे पर दस्तक देने का। एक ऐसी दुनिया जिसे आज हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। और देखिए, ये कोई एक दो शहरों की बात नहीं थी। हम बात कर रहे हैं एक विशाल साम्राज्य की, जो हजारों साल पहले सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे आज के भारत और पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था। आप जरा इन बस्तियों का जाल तो देखिए। इसी से अंदाजा लगता है कि ये कितनी बड़ी और कितनी जीवंत दुनिया रही होगी। इस सभ्यता की जो बात सबसे पहले हैरान करती है, वो थे इनके शहर। मतलब ये कोई ऐसे बेतरतीब ढंग से बसी हुई बस्तियां नहीं थीं। नहीं, ये शहर तो इंजीनियरिंग के कमाल थे, जिन्हें एकदम ज्योमेट्रिक प्रिसीजन के साथ प्लान किया गया था। आप सोच सकते हैं, ऐसा लगता है मानो किसी आर्किटेक्ट ने पहले पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया हो और फिर एक एक ईंट रखी हो। और ये देखिए उनकी प्लानिंग का सबूत। कालीबंगा जैसी जगहों पर एकदम सीधी चौड़ी सड़कें जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। और जरा मोहनजोदड़ो के इस ग्रेट बात को देखिए, ये सिर्फ कोई तालाब नहीं था, ये उनकी इंजीनियरिंग और उनकी सोशल लाइफ का एक जीता जागता सबूत है। इन शहरों की बनावट से ही हमें उनके समाज के बारे में पता चलता है। देखिए, ज्यादातर शहर ना दो हिस्सों में बटे होते थे। एक था अपर टाउन यानी दुर्ग, एक ऊंचा किले जैसा इलाका, शायद यहाँ पर शासक या जो भी एलीट क्लास के लोग थे वो रहते होंगे। और फिर था लोअर टाउन, मतलब निचला शहर, जो ज्यादा बड़ा इलाका था और जहां आम लोग रहते और काम करते थे। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि इनकी सिटी प्लानिंग कमाल थी, तो जरा इनकी वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में सुनिए। पानी को काबू करने में तो ये लोग माहिर थे। इसका एक जबरदस्त उदाहरण मिलता है गुजरात के धोलावीरा में। यहाँ इन्होंने पानी को जमा करने के लिए चट्टानों को काटकर बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स, मतलब जलाशय बना दिए। सोचकर देखिए, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न मशीन के चट्टानों को काटकर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना, ये तो आज भी हैरान कर देता है। कितना बड़ा? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 73 मीटर। ये वहां मिले सबसे बड़े जलाशय की लंबाई है, 73 मीटर्स। उस जमाने के हिसाब से ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना था जिसका कोई मुकाबला ही नहीं था। और बात सिर्फ पानी जमा करने की नहीं थी, ये लोग उसे मैनेज करने में भी एक्सपर्ट थे। लोथल जैसे शहरों में पूरे शहर में फैला हुआ एक एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था। सोचिए, ढकी हुई नालियां सड़कों के नीचे से गुजरती थीं। पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन की ये समझ अपने समय से हजारों साल आगे की सोच थी। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने एडवांस्ड शहर, इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी, ये सब चलता कैसे था? इनको सपोर्ट कौन करता था? इसका जवाब है एक बहुत बड़ा और एक्टिव ट्रेड नेटवर्क, जो उस जमाने की दुनिया के एक बड़े हिस्से को आपस में जोड़ता था। ये लोग कमाल के व्यापारी थे। यहाँ से सूती कपड़े, लकड़ी, हाथी दांत और खूबसूरत ज्वेलरी जैसी चीजें एक्सपोर्ट होती थी। और इनके बनाए हुए जो कार्निलियन के लाल मनके थे, वो तो मेसोपोटामिया, ईरान और ओमान तक फेमस थे। इन्होंने जमीन और समुद्र दोनों रास्तों का इस्तेमाल किया और दुनिया के पहले बड़े समुद्री व्यापारियों में अपना नाम दर्ज कराया।
लेकिन इतने बड़े ट्रेड नेटवर्क में कोई अपने सामान की पहचान कैसे करे? इसका जवाब छुपा है इन छोटी छोटी पत्थर की मुहरों में। ऐसी हजारों मुहरें मिली हैं और माना जाता है कि ये एक तरह से ट्रेडमार्क का काम करती थीं। बिल्कुल आज के ब्रांड लोगों की तरह, जिससे व्यापारी अपने सामान पर अपनी पहचान छोड़ते थे। तो आखिर कैसा था इनका समाज? मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल के शब्दों में अगर कहें तो ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और डिसिप्लिन्ड कम्युनिटी थी। एक ऐसी जगह जहां अमीर और गरीब के बीच कोई बहुत बड़ी खाई नहीं थी, जहां शोषण के बजाय आपसी तालमेल था। ये एक बहुत ही अलग तरह के प्राचीन समाज की तस्वीर हमारे सामने रखती है। लेकिन इन सब शानदार उपलब्धियों के बावजूद एक बहुत बड़ा रहस्य आज भी हमारे सामने खड़ा है। चलिए वापस उन्हीं मोहरों पर चलते हैं। इन पर जो निशान बने हैं वो सिर्फ जानवर या डिजाइन नहीं है, ये एक पूरी लिपि है, एक भाषा। और सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य यही है कि आज तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया है। हजारों साल पहले इनके शहर तो खामोश हो गए, लेकिन उनकी आवाज, उनकी लिपि आज भी इन मोहरों पर जिंदा है, एक पहेली की तरह। जरा सोचिए, अगर हम कभी इसे पढ़ने में कामयाब हो गए तो ये हमें और कौन कौन से राज बताएंगे। उनकी असली कहानियां, उनके विचार, उनका पूरा इतिहास, सब कुछ इन छोटे छोटे निशानों में कैद है और बस किसी के पढ़ने का इंतजार कर रहा है।